नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। और यदि उसके बाद अपने पास टाइम रहा तो टाइम तो बेसिकली रहेगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के उदाहरण नंबर 8 से लेके 11 तक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ज़्यादा कुछ थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है। जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है वही सब कुछ है, एक भी आपका फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं है जो एडिशनल आपके पास आएगा। तो चलिए पहले 13.2 को सॉल्व करते हैं। 13.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे सॉल्व करने से, बाकी प्रश्नावली को हमने सॉल्व कर लिया था। तो देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक ठोस है जिसमें एक शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय वेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह वेलन की तली को स्पर्श करे। यदि वेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। एक बार ध्यान से समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो, तीन चीजें यहाँ पर उसने इन्वॉल्व कर रखी हैं। एक उसने आपसे बात की है शंकु की, एक बात की है अर्धगोले की, और एक बात की है बेलन की। तो मतलब जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सारे एक साथ काम आने वाले हैं। देखो क्या है, एक शंकु है जिसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। वो किस पे रखा है? वो एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही है, जो कि शंकु के बराबर है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका एक अर्धगोला है। ठीक है, ये आपका एक अर्धगोला है। ये आप इसी से डायग्राम बना लो, इसके अंदर भी अर्धगोला तो मिल ही जाएगा। छोड़ो, ये आपका एक अर्धगो ठीक है, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है और इन दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। शंकु की जो लंबाई है वो है आपकी 120 सेंटीमीटर। ठीक, शंकु की जो त्रिज्या है वो है आपकी 60 सेंटीमीटर, और अर्ध गोले की त्रिज्या है वो भी आपकी 60 सेंटीमीटर ही है। फिर ये क्वेश्चन बोलता है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने एक बेलन के अंदर रखा। ठीक है, एक कांच के बेलन के अंदर रखा जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और कुछ इस तरह से रखा कि वो जाकर उस बेलन के तले पर टच हो गया। क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने एक बेलनाकार आकृति के अंदर रखा, और किस तरह से रखा कि उसने जाके जो आपका बेलन था उसके तले को टच कर दिया। ठीक है, और इस बेलन की जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मतलब इसका भी अपन हिसाब कर लेंगे। तो अब तक जो चीज हमारे समझ में आई कि एक अर्धगोला था, अर्धगोले के ऊपर आपने एक शंकु रख दिया, ये दोनों स्ट्रक्चर को ले जाके आपने एक पानी से भरे हुए बेलन के अंदर रख दिया। किस तरह से रखा कि तले को जाके टच कर दिया, और बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, तो आइडो साइडो की क्या बोलते हैं आपकी दीवारें भी टच हो जाएंगी। फिर आगे पढ़ो। अब बोलता है कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है, और अंदर वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? शंकु की लंबाई 120 है, अर्धगोले की त्रिज्या 60 है, तो आपकी ये वाली दूरी भी 60 होगी। मतलब जो आपका अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसकी जो लंबाई है या ऊंचाई आप बोलोगे, तो ये भी आपकी 120 प्लस 80 मतलब 120 प्लस 60 मतलब 180 है, और जो बेलन की आपकी ऊंचाई है वो भी आपकी 180 है। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपके सामने बन के आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपके सामने बन के आएगा कि जैसे कि आपके बेलन ने इस पूरे स्ट्रक्चर को अधिरोपित कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, परिगत। जैसे कि इस बेलन ने आपकी इस पूरी संरचना को परिगत कर दिया है, मतलब
कि ये संरचना का जो बॉटम है वो इस बेलन के बॉटम से जाके टच हो रहा है, दोनों दीवारें टच हो रही हैं, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ही ऊंचाई आपकी बेलन की है। इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। अब आगे क्या बोलता है आपसे कि इस बेलन के अंदर पानी भरा हुआ था, आपने इसको क्या कहते हैं संरचना को इस बेलन के अंदर डाला, तो ऑब्वियसली जो पानी अंदर भरा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा। कितना पानी बाहर निकलेगा? जितना इस संरचना का आयतन होगा उतना ही पानी आपका बाहर निकल जाएगा। पूछा क्या है हमसे कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमको निकालना है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? समझ पाए नहीं समझ पाए? सॉल्व करना स्टार्ट करूं अब। बेलन के अंदर पानी भरा हुआ था, तो हम बेलन का आयतन निकालेंगे तो पानी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, पहली बात तो बेलन का आयतन मतलब पानी का आयतन तब आ गया जब बेलन पूरा भरा हुआ था। फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का आयतन निकालेंगे, और जैसे ये स्ट्रक्चर इस बेलन के अंदर डाला उतना पानी बाहर निकल गया। तो प्रारंभिक में जो बेलन का आयतन था उसमें से इस स्ट्रक्चर के आयतन को माइनस कर देंगे, तो जितना पानी बेलन के अंदर बचा हुआ है उसका मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो कोई ना, अगर नहीं समझ पाए तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप समझ जाओगे। क्या करता हूं, सबसे पहले मैं बेलन का आयतन निकालता हूं। बेलन का आयतन कितना आएगा हमारा? बेलन का आयतन आता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है अंदर, इसका क्या है? ठोस का आयतन। ठोस संरचना का आयतन। ठीक, इसकी वैल्यू भी यहाँ रख दो। यहाँ पर आर का मान है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई है आपकी 180 सेंटीमीटर। तो ये जो ठोस संरचना बनी है उसमें एक तो शंकु है, एक आपका अर्धगोला है, तो इसका आयतन कितना आएगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन हमें पता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर, या त्रिज्या तो सबकी समान ही है, पाई आर स्क्वायर h1। h1 क्या है? शंकु की ऊंचाई, मतलब ये वाली दूरी। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका आयतन आ गया पहले बेलन का, फिर आपका आयतन आ गया ठोस संरचना का। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इस संरचना को इस बेलन के अंदर डालने के बाद बेलन में कितना पानी बचेगा। तो पानी का आयतन होगा बेलन के आयतन में से इस बचे हुए पोर्शन का, मतलब क्या कहते हैं, बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को आप माइनस कर दो, तो जो चीज हमारे पास बचेगी वो आपके शेष बचे हुए पानी का आयतन होगा। सॉल्व करें। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर एच में से इस आयतन को माइनस कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये पूरे बेलन का आयतन आ गया, ठोस संरचना का आयतन आ गया, दोनों को आपस में से माइनस कर दिया। अब जो जो चीज कॉमन आ रही हो वो बाहर निकाल लो, और बाकी आपको सॉल्व तो करना ही है। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब में से पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो क्या किया हमने? हमने आपका किया कि पाई आर स्क्वायर को तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा? h माइनस h1/3 माइनस 4/3 आर। ठीक है, h1 का मान कितना है? h1 का मान है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर। h1 कितना है यहाँ पर? h1 का मान है 120 सेंटीमीटर। वैल्यू रखना स्टार्ट करो।
पाई के बारे में कुछ नहीं बोला तो 22/7 रख लो। 22/7। आर का मान कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर करूंगा तो 60 गुना 60। एच क्या था, ये एच आपका बेलन की ऊंचाई थी 180 सेंटीमीटर। एच वन क्या है, शंकु की ऊंचाई 120/3 और आर है आपका 60, मतलब 4/3 गुना 60। आगे सॉल्व करो, जो जो मिल रहा है आपको, कितना मिला, ये मिला 22/7 गुना 60 गुना 60। अंदर क्या बचा, 180 माइनस का 40 और माइनस का, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 20 बार चला जाएगा। ये आपका गया 20 बार, 20 से गुना किया 80। कितना आया आपका, ये आपका आ गया 80। ठीक है, कोई गलती। 4/3 क्यों लिखा है मैंने यार, अर्ध गोला है ना, अर्ध गोला है तो 2 लिखो इसको। ओहो, ये 2 होगा। अर्ध गोला है तो इसको भी आप 2 करो, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। वापस लिखूं या समझ जाओगे, लिख देता हूं। क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कितना था 120, 120/3 और 2/3 इंटू आर का मान था 60, तो ये वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। कितना है आपके पास, ये आ गया 22/7 गुणा 60 गुणा 60। यहाँ पे हो गया आपका 180 माइनस का 40 माइनस का 40, तो आपको कितना मिलेगा, आपको आ गया 22/7 गुणा 60 गुणा 60। 180 में से 80 गया 100, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है। वैसे अगर पाई का मान आप 22/7 ना रख के 3.14 रखोगे, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि आपके पास 4 जीरो पहले से दे रखी हैं, तो आपको 7 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप भाग देना ही चाहते हैं तो भी सॉल्व कर लो, 36 को 22 से गुणा से करके फिर आपको 7 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पाई को आप 3.14 रख दोगे तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपकी आसान होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, पाई का मान मैंने रख दिया 3.14 गुना 6 गुना 6 36 हो गया। 2 जीरो से ये डॉट कैंसिल हो गया आपका, तो 314 गुना 36 करना है मुझे। 314 गुना 36 कितना मिलेगा, 9, 4 10 12 और एक 13, 11, 11304। कितना आया, ये आपका आ गया 11304 गुना 100। ये क्या है, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी उसके अंदर बचना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ प्लस माइनस हो तो सही कर लेना। ठीक है, इतना पानी इसके अंदर बचना चाहिए। अगर आपको इसको निकालना है, क्या बोलते हैं आपका, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसके अंदर भाग दे दो आप। अगर इसको मीटर क्यूब में निकालना है, 11304 गुना 100, ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, 11304 गुना 100 बटे 1/100, 1/100, 1/100, ये आपका हो गया मीटर क्यूब। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 4 के बाद जीरो लगा दो, मतलब 1.13 मीटर क्यूब आपका लगभग आंसर आ जाएगा। 1.13 मीटर क्यूब आपका लगभग आंसर आ जाएगा। आप यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, बात एक ही है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बाकी आपका ये रहा, देख लो एक बार, समझ पाए नहीं समझ पाए कमेंट करके मुझे बता दो। आगे बढ़ूं, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखो क्या बोलता है क्वेश्चन आपका, कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है,
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा। देखिए एक बार, ये आपका गोलाकार बर्तन हो गया, ठीक है, और इसका जो मुंह है आपका, वो आपके बेलन का आकार है। ऐसा डायग्राम आपका कुछ बनेगा कि नीचे तो आपका गोलाकार है, उसका मुंह बेलन के आकार का है। डायमेंशंस क्या दे रखे हैं आपको, इस बेलन की ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो बेलन की त्रिज्या है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो गोले का गोलाकार भाग का व्यास है वो है आपका 8.5। ये व्यास अगर आपका 8.5 है तो त्रिज्या आपकी 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वैल्यूज मुझे दे रखी हैं। जो बेलनाकार भाग है उसका व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 1 हो जाएगी। ये ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या आपकी 8.5 अपॉन 2 है। आगे पढ़ो। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान इतना आपको लेना है। कुल मिला के इस डायग्राम का आयतन हमको निकालना है। फिर ये देखना है कि क्या वो आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता। ठीक है, तो चलो आयतन निकालना स्टार्ट करते हैं। बर्तन का आयतन क्या होगा? बर्तन का आयतन आपका होगा इस बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस गोलाकार भाग का आयतन। ठीक, दोनों चीजों के फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। बेलनाकार भाग का आयतन होता है पाई r1 स्क्वायर h प्लस गोलाकार भाग का आयतन होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब। जहां पर r1 क्या है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, r1 का मान है 1 सेंटीमीटर, r2 गोलाकार भाग की त्रिज्या है, r2 का मान है 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। कॉमन केवल पाई आएगा आपका, अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर h प्लस 4/3 r2 का क्यूब। वैल्यूज पुट करो। पाई का मान रखना है 3.14, r1 आपका 1 है, h का मान 8 है, प्लस 4/3, r2 कितना है 8.5/2 का क्यूब, या इसको आप लिख सकते हो जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। 4 से ये कैंसिल हो गया, उसके अलावा कुछ कैंसिल होता आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्या किया यहाँ पर मैंने 3.14 लिख दिया, ये आपका आ जाएगा। 6 को मैंने लघुत्तम ले लिया है तो 8 छिंगी 48 तो यहाँ पे आ गया, और 85 का होल क्यूब कितना होगा ये मुझे निकालना है, तो 85 का स्क्वायर होगा 8×9 = 72, 72.25 तो स्क्वायर होगा। इसमें 8.5 को मुझे और गुणा करना है, ठीक है। ये मान आपका निकल के आएगा बरोबर, इतना मान हमारा निकल के आएगा। 3 के बाद 0 लगनी है तो ये आपका आ जाएगा 613.125। फिर क्या करोगे, इसमें 48 को जोड़ोगे, 48 को जोड़ के 6 का भाग दे देना और इससे गुणा कर देना। सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें आप 48 को ऐड कर देना, 48 को ऐड करके 6 से भाग दोगे और इससे आप 3.14 से गुणा कर लेना। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो लगभग लगभग आपका
346.15 के आसपास, 346.51 के आसपास आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। बच्चे ने आंसर निकाला तो 345, कुछ नहीं, उससे छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, पर सही आंसर है आपका 346.51। ये आप कैलकुलेट करने ना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ आपकी प्रश्नावली 13.2 भी समाप्त होती है। 13.1 में हमने क्या सीखा था कि हमने दो या एक से अधिक ठोस का संयोजन किया, फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। 13.2 में क्या देखा, हमने दो ठोस का संयोजन किया, उनका आयतन निकाला। 13.3 में हम क्या करेंगे, हम एक ठोस को दूसरे ठोस के रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे, एक ठोस आकृति हमारे पास होगी, इस ठोस आकृति को हम कन्वर्ट करेंगे दूसरी ठोस आकृति में। ठीक है, और कन्वर्ट करके हम देखेंगे कि किस तरह का उनका बिहेवियर होता है। मतलब माना हमको एक यहां पर दे दिया गोला, क्वेश्चन में हमको बोला जाएगा कि गोला को हमने पिघलाया, पिघला के हमने बेलन बनाया। कुछ डायमेंशंस गोले की दे रखी होंगी, कुछ डायमेंशंस बेलन की दे रखी होंगी, और जो मिसिंग होगा उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो नया कुछ भी नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही काम आपको करना है, कुछ भी नया नहीं है। इस पूरे चैप्टर की खासियत यही है कि इसमें सिर्फ आपको डायग्राम को एक बार अच्छे से समझना है, समझ के आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सारे फॉर्मूले क्लास 9th के ही हैं। और ठीक है, तो चलो उदाहरण नंबर पहला लेते हैं इसका, उदाहरण नंबर 8। इससे आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्या बोलता है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। क्या किया है, आपने एक शंकु बनाया है जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। एक बच्चे ने क्या किया, इस पूरे के पूरी जो मिट्टी थी इसको वापस से डिसमेंटल किया और इसका बना दिया एक गोला। और तो इस गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, ये आपका सवाल है। शायद आप बेटर तरीके से अब समझ पाए होंगे। मिट्टी से पहले एक शंकु बनाया गया था जिसके डायमेंशंस ये थे। अब सवाल आता है कि इतनी ही मिट्टी से यदि मैं इस मिट्टी के बर्तन को, तो हमने डिसमेंटल कर दिया, मिट्टी को वापस एक जगह कर लिया, इतनी ही मिट्टी से मैं कितना बड़ा गोला बना सकता हूं, ये आपका सवाल है। ये शंकु था, शंकु की जितनी मिट्टी है, मतलब शंकु का जितना आयतन है, उतने ही आयतन से कितने बड़ा गोला बनाया जा सकता है। मतलब इसका आयतन और इसका आयतन तो समान होगा। जितनी यहाँ पर मिट्टी है, मतलब जितना शंकु का आयतन है, उतनी ही मिट्टी गोले में आएगी, मतलब उतना ही आयतन शंकु का होगा। इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकालो, बराबर कर दो। एक पैरामीटर आपका मिसिंग रहेगा, गोले की त्रिज्या, वो आपको मिल जाएगी। देखो मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन जो है हमारा, वो आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। ठीक, शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/3 पाई r1 स्क्वायर एच। r1 शंकु की त्रिज्या है, एच शंकु की ऊंचाई है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r2 क्यूब, जहां पर r2 आपकी गोले की त्रिज्या है। अब देखो कौन कौन सा मान मेरे पास है, पाई से पाई तो आपस में कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया। वैल्यूज पुट करो, r1 का मान कितना है, r1 है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 है, तो ये आपका आ गया 6 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, 24, तो ये आपका आ गया 24। यहाँ कितना बचा, 4, और ये क्या है आपका r2 का क्यूब। ठीक है, वापस को कैंसिल करो इसको, 6 से काटा, ये 4 से काटा तो ये 6 बार चला गया। मतलब क्या मिला हमको, मिला 6 का क्यूब बराबर r2 का क्यूब। मतलब जो R2 का मान होगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा।
समझ पाए? बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? मतलब जितनी मिट्टी से हमने शंकु बनाया हुआ है, उतनी ही मिट्टी से अगर मैं गोला बनाऊँगा, तो उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी, ये मेरा एक उदाहरण है। एक आधा हम उदाहरण और लेते हैं, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये देखो, उदाहरण नंबर 9 को एक बार ध्यान से पढ़ो। शैल्वी के घर की छत पर बेलन की आकार की एक टंकी है, ठीक है? एक टंकी है आपके बेलन की आकार की। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी में भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर टंकी को भरा जाता है। यदि भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, जिसकी विमाएं हैं 1.57, 1.44 और 95 सेंटीमीटर। कितनी है? 1.57, 1.44 और 0.95। ठीक है? छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लो। या तो सारे नंबर सेंटीमीटर में रखो या सारे मीटर में रखो, जैसा आपका मन करे। तो ये सारा अगर मीटर में है तो त्रिज्या को मैंने मीटर में बदला, तो आपका आ गया 0.6 मीटर। ऊंचाई 95 सेंटीमीटर है, मतलब 0.95 मीटर। ठीक है? यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, ये पानी से पूरी भरी हुई है, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा? ठीक है, सवाल आपका ये है कि एक घर के अंदर एक टंकी तो आपकी छत के ऊपर रखी हुई है, दूसरी टंकी आपने अंडरग्राउंड बनाई हुई है। जो नल का पानी आता है वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड टंकी में आके भर जाता है, वो टंकी भर जाती है। फिर मोटर लगा के अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत टंकी से पानी को छत वाली टंकी में शिफ्ट किया जाता है। ऊपर बेलन की आकार की टंकी है, अंदर घनाभ के आकार की टंकी है। नीचे वाली टंकी पूरी भरी है, उससे हमने क्या किया, इस बेलनाकार टंकी को पूरा भर दिया। अब सवाल बचता है कि इस टंकी में पानी शिफ्ट करने के बाद जो पानी नीचे वाली टंकी में बचा रह गया, उसमें अब कितनी ऊंचाई तक पानी है? तो कुल मिला के सवाल क्या हुआ? पहले इसका आयतन निकालो, ठीक है? फिर इसका आयतन निकालो, फिर क्या करो, इसके आयतन में से इसके आयतन को माइनस कर दो। क्या मिलेगा? समझो, इसका आयतन निकाला मतलब टोटल पानी इतना था, इसका आयतन मतलब इतना पानी इससे इसमें शिफ्ट कर दिया, तो इसके अंदर कितना पानी बचा? घनाभ का आयतन माइनस बेलन का आयतन, इतना पानी बचा। तो उससे क्या करोगे आप? ऊंचाई निकाल लोगे। फिर आगे का क्वेश्चन उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो क्या क्या करना है आपको? देखो, भूमिगत टंकी का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितना निकलेगा? 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 मीटर क्यूब। दूसरा क्या है? बेलनाकार टंकी। ये आपका कितना होगा? बेलनाकार टंकी का आयतन आपका होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 0.6 गुना 0.6, एच का मान 0.95। ठीक है? इतना पानी अंदर था, जिसमें से इतना पानी ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया है। क्या पता करना है? भूमिगत टंकी में अब कितना पानी बचा है। अगर आप तीसरी चीज निकालोगे, भूमिगत टंकी में बचा पानी कितना आएगा, वो माइनस कर दो। तो क्या किया आपने? 1.57 गुना 1.44 गुना 0.95 में से माइनस किया इस टर्म को। ठीक,
अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है। एक तो ये 1.57 क्या है, 3.14 का आधा होता है। इसमें 2 का भाग दोगे 1.57 ये मिलेगा, तो इसको तो कॉमन ले लो। ये जो है पाई के मान का आधा मान है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। 95 को भी मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? अंदर आपके बचा 1.4, 1.44, ये होता है 12 का स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा? 2 तो यहां से बच गया। इसका मान जो है वो है 2 गुना, इसका मान है 2 गुना 1.57 के बराबर। ठीक है, ये चला गया, 2 बच गया। अंदर बचा 0.6 गुना 0.6। इसमें से भी देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा। ये आपका 1.2 बन जाएगा, 1.2 को भी बाहर निकाल दो। ये और ये चला गया। अब अंदर कितना बचा आपका? अब अंदर बच गया है 0.6। ठीक है, बरोबर। 0.5 कहाँ से लिख दिया मैंने यार, 95 था ना ये तो। सब कुछ सही किया है ना? ये अंदर वाला हो गया, ये ऊपर वाली हो गई। इसको माइनस करोगे तो देखो 1.57 तो बाहर निकल ही चुका है, 0.95 भी बाहर निकल चुका है। ठीक है, ये 1.44 है, ये आपका 2 गुना बच गया है। सीधा निकालूं तो, सीधा निकालूं तो सीधा ही गुना कर लो ना इसको, रहने दो इसको ऐसे कैसे ही। ये आ गया, ये आ गया 1.44 आ गया, माइनस का 2 गुना 0.6 गुना 0.6 आ गया। देखो ये कितना बचा है? ये आपका हो गया 1.44, माइनस का आपका आ गया, ये हो गया 0.36। ये कितना हो गया? 0.36 को गुणा किया 2 से, तो ये आपका आ गया 72, 0.72, 0.72 आ गया। ठीक है, 0.72 को बाहर निकालोगे तो कितना मिलेगा? 1.57 गुना 0.95 गुना 0.72, ये इसका 2 गुना है। इतना पानी टंकी के अंदर बचा, इतना पानी आपका टंकी के अंदर बाकी रहा। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए सिर्फ गुना करना पड़ेगा भाई लोग, आप गुना कर लेना, फाइनल आंसर निकाल लेना, जितना भी आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, अब कोई तरीका नहीं है, सिर्फ तो गुना ही करना पड़ेगा। आप लोग घर पे बैठ के इत्मीनान के साथ में एक बार गुना कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, बचे हुए पानी का आयतन आपको मिल जाएगा। एक पोर्शन और है आपका। अरे यार, ऊंचाई निकालनी है क्या? हम्म, ऊंचाई तो निकालनी ही पड़ेगी। ऊंचाई में ऑप्शन क्या बचा मेरे पास में? छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितना पानी रह जाएगा? चलो फिर तो कैलकुलेट करते हैं। क्या है? 1.57, 0.95, 0.72। ये है आपका 1.57 इंटू 0.95 इंटू 0.72। ठीक है, इतना पानी आपकी नीचे वाली टंकी में अब बाकी रहा है। इसका आयतन का मान क्या होगा? ये आपके आयतन का मान होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कौन सी वाली ऊंचाई? जो अब पानी बचा है। इसका मान है 1.57 गुना 0.95 गुना 0.72। ठीक है, ये क्या बचा है आपका? ये बचा है आपका, इतना पानी बचा है। अब ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बराबर आ गया। लंबाई चौड़ाई का मान रखो, कितना है? 1.57, 1.44। लंबाई चौड़ाई है आपकी 1.57 गुना 1.44 गुना ऊंचाई का मान तो मुझे निकालना है, ये 1.57 आ गया। ये आपका 0.95 आ गया, ये आपका 0.72 आ गया।
जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे 2 बार चला जाएगा। h का मान हमारे पास आएगा, ऊंचाई का मान हमारे पास आएगा 0.95/2। भाग दो, 4 बार गया, पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा। 0.475 मीटर, ये आप लिख सकते हो 47.5 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी आपके नए पानी की। ठीक है, तो नीचे वाली टंकी से पानी निकाल के ऊपर वाली टंकी को कंप्लीट भरने के बाद जो पानी नीचे बचेगा उसकी ऊंचाई आपकी आएगी 47.5 सेंटीमीटर। एक पोर्शन और है क्वेश्चन में, उसको भी पढ़ लो। छत की टंकी की धारिता की छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना कीजिए। क्या बोला गया है इसमें? आपसे बोला गया है कि बेलना मतलब छत की टंकी, तो बेलनाकार टंकी का आयतन सेकंड पोर्शन में निकाल रहा हूं। बेलनाकार टंकी का आयतन और नीचे है आपका भूमिगत टंकी का आयतन। वैल्यूज रखो, 3.14 गुना 0.6 गुना 0.6 गुना 0.95। नीचे कितना आएगा बेटा? नीचे आपका आएगा 1.57 गुना 1.44 गुना 0.95। ठीक, कैलकुलेट करो। ये आपका 2 बार चला गया, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको 2 बार कैंसिल करूंगा तो 0.72 मिल बच जाएगा, और 0.72 को 0.36 से काटूंगा तो 1/2 बचेगा। तो जो आपका आंसर फाइनल आएगा वो 1/2 आएगा, मतलब नीचे वाली जो टंकी है आपकी वो ऊपर वाली टंकी की 2 गुनी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आइडियली सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 आपका बोलता है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 मीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई की 18 मीटर लंबी एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई बताइए। समझो क्वेश्चन को। एक आपकी तांबे की छड़ है, ठीक, ऐसी आपकी तांबे की छड़ है जिसका व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो मतलब त्रिज्या जो होगी वो होगी 1/2 सेंटीमीटर, और लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आपने एक नए तार में कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत ही पतला है। एक नए तार में कन्वर्ट कर दिया जो कि बहुत ही पतला है आपका, है वो भी बेलनाकार, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर था ये, 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई है 18 मीटर, और त्रिज्या का मान हमें निकालना है। मोटाई मतलब त्रिज्या। सवाल आपका बोलता है कि आपके पास एक मोटा तांबे का तार है, मोटा मतलब उतना मोटा भी नहीं है, आधी सेंटीमीटर त्रिज्या का एक मोटा तांबे का तार है, उससे एक बारीक तांबे का तार आपको बनाना है, और ये बताना है कि बारीक वाले तार की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी। मतलब इतना आयतन आपके पास में था, इसकी शक्ल चेंज करके आपने कुछ ऐसी चीज बना दी। अब आपको ये बताना है कि ये जो नया आपने तार बनाया है इसकी मोटाई कितनी होगी, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये मेरा सवाल है, तो देखो कैसे सॉल्व करें। देखिए, पहले आपका निकलेगा 1 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का आयतन कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, पाई का मान कुछ नहीं बोला तो आप 22/7 रख दो। आर का मान है 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2 कर दो। एच का मान कितना है? 8, तो एच का मान आपका 8 आ गया। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? ये 2 बार चला गया तो ये आपके पास आ गया 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। परफेक्ट, इतना हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर का
कि 44/7 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। अब इससे आपने जो नया चीज बनाई है, जो नया तार बनाया है, उसका आयतन कितना निकलेगा? नए तार का आयतन वो भी आप ऐसे ही निकालोगे, पाई आर। पर मैंने पाई को क्यों कैलकुलेट किया, आसान होता है ऐसे ही, चलो कोई ना, पाई आर स्क्वायर एच। आर वन और एच वन क्या है? आर वन आपके नए तार की त्रिज्या है और एच वन नए तार की आपकी लंबाई है। वैल्यूज पुट करो। इसका आयतन कितना है? आयतन तो आपका 44/7 के बराबर ही आएगा। पाई का मान भी 22/7 है। वैसे पाई का मान गलत डाला, इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए था, आपको केवल ये यहाँ से सिर्फ 2 पाई लेके आना चाहिए था और बाकी सब कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाता, वो बेटर अप्रोच थी। आर वन तो मुझे निकालना ही है और इसकी एच का मान कितना है? 18 मीटर, तो 18 गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पर एच वन का मान है 18 मीटर, मतलब 1800 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, ये आपका चला जाएगा 2 बार। ठीक, 2 से कैंसिल करूंगा, ये आपका 9 बार चला जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो R1 का स्क्वायर बचेगा वो आपका बचेगा 1/9 गुना 100। तो जो मतलब R1 का मान निकलेगा वो निकलेगा 1/30 सेंटीमीटर। समझ गए? ये आपका क्वेश्चन है। एक मोटा तांबे का तार आपके पास है, उस तार से आपने एक पतले तांबे के तार को बनाया है। मोटे वाले तार के सारे डायमेंशन हमें पता है, उसकी लंबाई पता है, उसकी त्रिज्या पता है। छोटे वाले तार की हमें लंबाई पता है पर त्रिज्या नहीं पता। त्रिज्या का मान हमने निकाल लिया, 1/30 सेंटीमीटर आएगा। जिसको mm में कन्वर्ट करना है वो भी कर लेना गुना करके। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 मेरे हिसाब से इस प्रश्नावली का आखिरी उदाहरण होगा, फिर हम अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 11 आपका बोलता है, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को, कैसी टंकी है? अर्धगोलाकार टंकी, एक पाइप द्वारा इतने लीटर पानी प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास इतना है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी? पाई का मान ये निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। टंकी का आयतन क्या होगा? अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार टंकी का आयतन आपके पास में आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करो। 2/3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, पाई का मान आपका 22/7 आ गया है। आर का मान कितना है? त्रिज्या है 3, तो आर का मान आ जाएगा 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। ठीक, इतना आपका आयतन आ गया मीटर क्यूब में। इतना आपका आयतन आ गया मीटर क्यूब में। ठीक है, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दो और जो नहीं हो रहा हो उसको सॉल्व करेंगे। 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार चला गया, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9 गुना 11 मतलब 99/14 मीटर क्यूब। ठीक, यहां तक तो बात हमारे समझ में आ गई, हमने अर्धगोलाकार टंकी का आयतन आपका निकाल दिया। अब क्या बोलता है, इसको आधी खाली करना है, तो इसका आधा आयतन कितना होगा? आधा आयतन इसको 1/2 से गुणा कर दो, 99/28 मीटर क्यूब आपका आयतन आ जाएगा। अब सेकंड बात को समझो, जिस पाइप से आप टंकी को खाली कर रहे हो वहां आपको जो वैल्यू दे रखी है वो लीटर प्रति सेकंड दे रखी है और यहाँ मेरे पास आयतन मीटर क्यूब में आया है। तो मेरा काम बनेगा नहीं, मेरी बात बनेगी नहीं, मुझे दोनों मात्रक एक जैसे चाहिए।
तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बहुत ही काम का रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब का जो मान है मतलब 1000 लीटर। ठीक? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके घर में आप एक टंकी बनवाते हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई तीनों 1 मीटर की है, तो उसके अंदर जो पानी आपका आएगा वो 1000 लीटर आएगा। 1 मीटर क्यूब आयतन का मतलब है 1000 लीटर पानी। तो इस आधी टंकी में आधी ही खाली करनी है ना? ठीक है। आधी टंकी में पानी की मात्रा कितनी मिलेगी आपको? इसको 1000 से गुणा कर दो। ये आपका आ जाएगा लीटर। ठीक है? ये आपका लीटर आ गया। अब सवाल को आगे पढ़ो। एक पाइप से 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 21 और 4 25/7। इसका मतलब क्या हुआ? ये आया 25/7 लीटर पानी प्रति सेकंड। ठीक है? तो मतलब क्या है कि 25/7 लीटर पानी खाली करने में लगा समय। कितना है आपका? 1 सेकंड। तो 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? वो लगेगा आपका 7/25 सेकंड। ठीक? तो इतने लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा? 99 गुना 1000 अपॉन 28 लीटर पानी खाली करने में जो समय लगेगा, वो समय आपका होगा कुछ इतना। 99 गुना 1000 बटे 28 गुना 7/25। इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? कुल मिला के पहले मैंने टंकी का आयतन निकाल दिया, आयतन से मुझे टंकी में पानी की मात्रा मिल गई। उस पानी की मात्रा से मैंने आधी टंकी की पानी की मात्रा निकाल ली कि आधी टंकी में कितने लीटर आपका पानी आएगा। फिर हमें एक अलग से कंडीशन दे रखी थी कि 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में निकल जाता है। तो अगर 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में निकल रहा है, तो इतने पानी को खाली करने में इतना समय आपको लगेगा। ठीक है? अब तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। देखो, ये कितनी बार कटा? ये आपका 4 बार गया, नीचे आपका 100 बच गया। 99 गुना 1000 अपॉन 100, तो ये आपका आ गया 990 सेकंड। 990 सेकंड में इस पानी को, इस टंकी को आप आधा खाली कर लोगे। यदि आपको मिनट में इसको कन्वर्ट करना है तो 6 का भाग दे देना। 6 का भाग अगर दोगे, इस 6 का सॉरी 60 का भाग दे देना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 99 में 6 का भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा 16.5 मिनट। ठीक, 16.5 मिनट में ये जो पानी है, ये जो आपका क्या कहते हैं टंकी है, वो आधी खाली हो जाएगी। तो चलिए, ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, हमने प्रश्नावली 13 पॉइंट जो आपका क्या कहते हैं 3 है, उस 13.3 के सारे उदाहरण सॉल्व कर लिए हैं। कल की क्लास में प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपका इस चैप्टर के अंदर एक आखिरी का टॉपिक बचेगा, वो ट्रंकेटेड कॉर्न। उसमें थोड़ा-सा आपको मज़ा आएगा, थोड़ा-सा उसके अंदर कॉन्सेप्ट है जिसको हम सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे।